सुरक्षा दे पाए, ना ये शिक्षा दे पाए, ना ये रोजगार दे पाए। किस बात का अखंड भारत की बात करते हैं ये लोग। साथियों, अगर बहन जी नहीं होती अब तक तो ये हमें कब का मिटा चुके होते। थोड़ा सा तो अमिताभ बच्चन आपके अंदर है कि मंच पर जाने के बाद आपके अंदर का एक वो फ्लावर नहीं फायर है में जग जाता है। जो मुद्दे हम उठा रहे थे उस वक्त और जो भी हम पॉइंट्स और एजेंडास के साथ अपने समाज में अपने लोगों के बीच में बात कर रहे हैं, जिनके बारे में बात कर रहे हैं, वो अगर आप भी डिस्कस करें आम कॉन्वर्सेशन में, तो किसी को भी उस पॉइंट पे उन मुद्दों पे एक इमोशनल फैक्टर सामने आ ही जाएगा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि नगीना ही सीट क्यों, बहुत स्ट्रेटजिक एक लिहाज से वो सीट है। कहाँ जाना है, कैसे क्या पॉइंट्स और मुद्दे उठाने हैं, वो सब हमारी लीडरशिप डिसाइड करती है। सो एक स्केड्यूल और एक कैलेंडर है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, जहाँ से हमने शुरुआत करी। मैं भीम आर्मी की और चंद्रशेखर आज़ाद की बात कर रहा हूँ जी। तो उनसे किसी तरह का आपको की चिंता है, किसी तरह का थ्रेट महसूस होता है, हो रहा है? हमारे जो समाज के लोग हैं वो आर्थिक तौर से कमज़ोर हैं। वो अगर कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ जाएंगे तो बेचारों के पास ना, हम सब के पास सिस्टम से लड़ने की शायद जो ताकत नहीं होती। हाँ, अभी नहीं है। हाँ। अभी नहीं है। हाँ, अगर हम सत्ता में होते बात अलग होती है। तो वो चीज़ पे अगर कोई लेके जा रहा है तो हमारा काम है उन चीज़ों को उनको बताना कि ये शायद राइट डायरेक्शन नहीं है। आप खुद अगर चुनाव में उतरते जी, और या अभी भी मौका है, 7 फेज का चुनाव है, आप अभी भी लड़ सकते हैं, तो बनिस्बत उसके क्या स्टार प्रचारक बनना पसंद करेंगे? हमारा काम लीड करना है। हाँ, डायरेक्शन है, लोगों के बीच में जाकर बहुजन समाज की आइडियोलॉजी को स्प्रेड करना है। सो हम वही चीज़ों को कोशिश करेंगे आगे ले जाने की, और बाकी आगे का समय है, देखेंगे जैसा बहन जी बताएंगी वैसा वैसा काम किया जाएगा। जो गुजरात का इकोनॉमिक मॉडल है, हाँ, जिसके ऊपर मोदी जी ने बहुत अच्छे से उसको एडवर्टाइज या मार्केट किया है, विच आई फील इज़ अ फ्लॉड मॉडल। अगर अनएम्प्लॉयमेंट सबसे हाईएस्ट है इन द लास्ट 47 ईयर्स, आई थिंक दैट मॉडल हैज़ नॉट वर्कड। ऐसे बहुत सारे मौके आए, बहुत सारे मुद्दे हैं जी। जब ये आरोप लगा कि बीएसपी चुप रहती है, वो टीम बी है। मुझे नहीं लगता कि कोई और पार्टी इतना वोकल होके कोर इश्यूज़ पे बात करने की कोशिश कर रही है। किसी ने एम्प्लॉयमेंट पे बात नहीं करी, किसी ने टैक्स पेयर मिडिल क्लास के लिए बात नहीं करी, किसी ने सुरक्षा लॉ एंड ऑर्डर पे बात नहीं करी, किसी ने इस फ्री में जो बांटने का वो नया ये धंधा शुरू किया है सरकार ने, इस पे किसी ने सवाल नहीं उठाया है। तो आई थिंक अगर कोई बी टीम होती तो क्यों किसी को ऐसा क्रिटिसाइज़ करती। पहले तो मुसलमानों के बहुत सारे मुद्दों पर बीएसपी चुप रही 5 साल तक, और अब बहुत सारा टिकट देकर उस वोट को बिखराना चाहती है। कौन कहता है मुस्लिम समाज किसी की जागीर बन गई है? कहीं भाई किसी ने स्टैंप लेके बैठा है क्या कि ये कांग्रेस का वोटर है, ये एसपी का वोटर है? क्या मुस्लिम समाज के पास अपना खुद का माइंड नहीं है? वो अपने आप अपने लिए डिसाइड नहीं कर सकते क्या? जौनपुर की सीट से आपने बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी को टिकट दे दिया, अब तो लॉ एंड ऑर्डर पर तो आपका भी इसी तरह से तौला जाएगा जैसे बाकी पार्टियों को, बाहुबलियों को आगे बढ़ाने के लिए तौला जाता है। वेलकम टू अनदर इलेक्शन शो। हम उत्तर प्रदेश में हैं, हमारा चुनाव का कारवां लगातार चल रहा है। हमारे तमाम रिपोर्टर्स देश के अलग अलग हिस्सों से आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं। आपकी मदद से, हमारे सब्सक्राइबर्स की मदद से, हमारे तमाम जो इलेक्शन फंड हैं उनको आप फंड कर रहे हैं, क्योंकि न्यूज़ लॉन्ड्री न तो किसी से विज्ञापन लेता है, न किसी से किसी तरह का प्रायोजित कार्यक्रम चलाता है। सिर्फ और सिर्फ शुद्ध रूप से सब्सक्राइबर यानी आपके द्वारा फंडेड एक मीडिया संस्थान खड़ा करने की हमारी कोशिश है। और न्यूज़ मिनट इस पूरे सफ़र में हमारा साथी है, तो न्यूज़ लॉन्ड्री और द न्यूज़ मिनट के जो इलेक्शन फंड हैं इसको पूरा करने में हमारी मदद करें। आज हम बहुत ख़ास मेहमान के साथ बातचीत करने जा रहे हैं इस अनदर इलेक्शन शो के एपिसोड में, और हाल फिलहाल में काफ़ी उन्होंने चर्चाएँ बटोरी हैं। बहुजन समाज पार्टी, जो कि उत्तर प्रदेश की राजनीति की 3 जो बड़े ध्रुव हैं उनमें से एक है,
और उन 3 राजनीतिक ध्रुवों में से जो बहुजन समाज पार्टी की अपनी छवि है, उसका जो भविष्य के का जो नेतृत्व है, उसकी कमान आपके हाथ में है। मैं आकाश आनंद की बात कर रहा हूं, जिन्हें कुछ ही महीने पहले नेशनल कोऑर्डिनेटर बहुजन समाज पार्टी का बनाया गया था। अब वो पार्टी का चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कैंपेन की कमान संभाल रहे हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा उनका एक वीडियो बहुत बड़े पैमाने पर वायरल हुआ और उन्होंने उसमें लगभग हर राजनीतिक दल के ऊपर निशाना साधा। स्वागत है आकाश आपका न्यूज़ लॉन्ड्री पर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे दिमाग में आपका जो उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट में दिया गया भाषण है वही इस समय चल रहा है। तो थोड़ा सा तो अमिताभ बच्चन आपके अंदर है, मतलब आमतौर पर जो कहा जाता है कि बहुत ही गंभीर सौम्य, थोड़ा मृदुभाषी हैं आप थोड़ा अंतर्मुखी भी हैं, बहुत वोकल नहीं है, लेकिन मंच पर जाने के बाद आपके अंदर का एक वो फ्लावर नहीं फायर है, मैं जग जाता है। नहीं, जो मुद्दे हम उठा रहे थे उस वक्त और जो भी हम पॉइंट्स और एजेंडास के साथ अपने समाज में, अपने लोगों के बीच में बात कर रहे हैं, जिनके बारे में बात कर रहे हैं, वो अगर आप भी डिस्कस करें आम कॉन्वर्सेशन में, तो किसी को भी उस पॉइंट पे, उन मुद्दों पे एक इमोशनल फैक्टर सामने आ ही जाएगा। वेदर चाहे वो थोड़ा सा परेशान हो, चाहे गुस्सा हो, चाहे नेगेटिव कॉनोटेशन ज़्यादा रहेंगी वो, बिकॉज़ आप लोगों ने खूब अच्छे से इसको कवर किया है कि हम एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे, हम डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, हम लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे। तो इन चारों एरियाज़ में एजुकेशन, गवर्नमेंट ने जिस तरीके से टारगेट किया है सब सेक्शंस को, कम्युनिटीज़ को, वो बहुत हर्टफुल है। और वो चीज़ को जब हम अपने लोगों के बीच में रखते हैं तो वो बड़ा लाजमी है कि आदमी को थोड़ा सा तो नाराज़गी या गुस्सा तो आ ही जाएगा। तो उस भाषण के कंटेंट पर भी मैं आऊँगा, जो आपने जो बातें कही हैं उसमें। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि नगीना ही सीट क्यों, बहुत स्ट्रेटजिक एक लिहाज से वो सीट है जी। तो नगीना से चुनाव प्रचार की शुरुआत तो आपने पहले भी कर ही दी है, लेकिन फिर भी नगीना से में इलेक्शन और रैली करना कोई बहुत सोची समझी रणनीति है? देखिए, बहन जी ने हमें स्टार प्रचारक बनाकर पार्टी के बारे में, मूवमेंट के बारे में बताने को समाज में भेजा है। और जहाँ तक रही स्ट्रैटेजी और कब, कहाँ, क्या, मतलब कहाँ जाना है, कैसे, क्या पॉइंट्स और मुद्दे उठाने हैं, वो सब हमारी लीडरशिप डिसाइड करती है। सो नगीना बीइंग हमारी पहली सीट जहाँ पे हमने उत्तर प्रदेश में शुरुआत करी, वो भी बहन जी की तरफ से ही एक स्केड्यूल और एक कैलेंडर है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, जहाँ से हमने शुरुआत करी है। जी। तो नगीना का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि नगीना की जो सीट है एक लिहाज से महत्वपूर्ण है आकाश, क्योंकि वहाँ पर जो पहली बार एक ऐसे व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं जो कि उसी बहुजन राजनीति की जो घेरा है, गोला है, उसमें से एक हिस्सा, या कहें हमें नहीं मालूम कि भविष्य में क्या रखा है जी, उसको कैप्चर करना चाहते हैं, उसको अपने पाले में लाना चाहते हैं। मैं भीम आर्मी की और चंद्रशेखर आज़ाद की बात कर रहा हूँ जी। तो उनसे किसी तरह का आपको की चिंता है, किसी तरह का थ्रेट महसूस हो रहा है, जिसकी वजह से आपको लगा कि नहीं, बहुत एग्रेसिव तरीके से नगीना से अपनी बात को रखना, ताकि वो जो आपका अब तक बीएसपी का और बहन जी का माना जाता है कि वोट रहा है, जिस पर उनकी कमांड रही है, उसमें कोई और उत्तराधिकारी ना पैदा हो जाए? देखिए, नगीना का जो भाषण था वो जिन मुद्दों पे उठाया गया, वही मुद्दे हम पूरे प्रदेश और पूरे देश में लेके जा रहे हैं। रही बात जो हमने एजेंडाज उठाए, जो टॉपिक्स उठाए, जिन पे हमने अपने लोगों के बीच में जाकर बात करने की, समझाने की कोशिश करी है, वही उन्हीं ब्रॉड एरियाज़ में बहन जी के हमने काम भी बताए।
चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, कैसे 2007 से 2012 की सरकार में जब फुल मेजॉरिटी के साथ बीएसपी को मौका मिला था सरकार चलाने का, तो बहन जी ने 2007 में, तो बहन जी ने किस तरीके से इन एरियाज़ में काम किया था। रही बात और पॉलिटिकल पार्टीज़ या और लीडर्स की इमर्जिंग उन सेक्टर्स, उन एरियाज़ में, तो उसमें कोई थ्रेट की प्रॉब्लम, ऐसा वी आर नॉट कंसर्न कि कोई थ्रेट है, ऐसी कोई बात नहीं है। पर जिस तरीके से हम अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारी बहुजन समाज की आइडियोलॉजी, थॉट प्रोसेस से अलाइन नहीं होता है। हमारे जो समाज के लोग हैं वो आर्थिक तौर से कमज़ोर हैं। वो अगर कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ जाएंगे तो बेचारों के पास ना, हम सब के पास सिस्टम से लड़ने की शायद ताकत नहीं होती। हाँ? अभी नहीं है। हाँ। अभी नहीं है। हाँ, अगर हम सत्ता में होते बात अलग होती है कि आप सिस्टमैटिकली कैसे अपने लोगों को, समाज के लोगों को आप मदद कर सकते हैं, कैसे आप उनका उत्थान कर सकते हैं। पर अगर आप सड़क पे उतर के लड़ेंगे तो आप सिस्टम से जीत नहीं पाएंगे, और इसमें आप अपने आप को फाइनेंशियली ब्रेक डाउन कर देंगे। अगर हमारे समाज के बच्चे अगर फाइनेंशियली वैसे ही टूट जाएंगे तो कैसे वो अपने माँ बाप की मदद करेंगे, कैसे वो कमाएंगे खाएंगे। वो वैसी सिस्टम से बहुत मुश्किल है लड़ना। सो वो चीज़ में अगर कोई लेके जा रहा है तो हमारा काम है उन चीज़ों को, उनको बताना कि ये शायद राइट डायरेक्शन नहीं है। और बहुजन समाज की आइडियोलॉजी अगर आप उठा के देखें, चाहे महानेवर साहब रहें, बहन जी रहें, तो ये तरीके से हमने कभी अपनी लड़ाई नहीं लड़ी है। हम सोच समझ के दिमाग इस्तेमाल करके लड़ते हैं। ये एक चीज़ है और ये कंस्टेंटली दिखती है। कांशीराम ने भी हमेशा जब राजनीति को, बहुजन राजनीति को वो एकजुट कर रहे थे, तो उनकी हमेशा ये रणनीति रही कि जिस समाज को वो इकट्ठा करना चाह रहे हैं उसको, उसकी वोट की ताकत याद दिलाकर कंसोलिडेट करके और सत्ता हासिल की जाए। सड़क पर उतरकर, और वो जो एक स्ट्रीट फाइटिंग वाली पॉलिटिक्स है उससे उनको वो हमेशा लोगों को दूर रखने की हिदायत देते थे। तो आप कह रहे हैं कि वो रणनीति यहाँ पर भी काम कर रही, पर आपको लगता है आप नाम लेने में उनका वो बहुत एहतियात बरत रहे हैं। फिर भी मैं एक आखिरी सवाल और आगे उन्हीं का जिक्र लाना चाह रहा हूँ जी। आप चंद्रशेखर को से कभी मिले हैं? कभी आपकी उनसे कोई इंटरेक्शन हुआ, किसी तरह का संवाद, दूर से, सोशल मीडिया पे, फ़ोन पे, आमने सामने, कभी कोई बातचीत या कुछ इस तरह का हुआ? आपको लगता है कि वो आपकी जो बहुजन समाज की लार्जर आइडियोलॉजी है उसको वो नुकसान पहुंचा रहे हैं? देखिए, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, चाहे मोदी जी हैं, योगी जी हैं, हम पर्सनली व्यक्तिगत किसी से नहीं मिले और हम कोई व्यक्तिगत किसी पे हमला भी नहीं कर रहे हैं। हम किसी की पॉलिसी डिसीजन या किसी के तौर तरीके से जिससे समाज को फ़र्क पड़ रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो रही बात बीजेपी की सरकार की अगर बात करें तो हमने उनकी पॉलिसी और डिसीजंस पे कमेंट किया। हमने बोला कि ये गलत तरीका है। हमने मोदी जी को नहीं बोला कि मोदी जी गलत है, राइट। तो ऐसे ही योगी जी का पॉलिसी है। पॉलिसी जिस तरीके से उन्होंने फ्रेम करके लॉ एंड ऑर्डर को पुटअप किया है उस चीज़ पे हमने कमेंट किया। ऐसे ही चंद्रशेखर की बात अगर करें तो हम उन्हें व्यक्तिगत नहीं जानते, हम उस तरीके से उन पे कोई कमेंट नहीं कर रहे। जो तौर तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है, जो रास्ता अपनाया जा रहा है, वो बहुजन के हित में नहीं है। हम वो चीज़ को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके। एक बार कहीं मैं आपका एक बयान सुन रहा था, किसी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था जी। तो आपने कहा कि उनका जिक्र आया कहीं हुमा में, तो आपने कहा कि मैं इनको नहीं जानता जी। तो आपको लोगों ने सलाह दी होगी कि इस तरह से सार्वजनिक रूप से किसी एक नेता को दूसरे नेता के बारे में नहीं कहना चाहिए, कि जिससे ये लगे कि मेरे बातचीत से, मेरे ज़ुबान से लगे कि ये तो बहुत एरोगेंट टाइप हो गए। देखिए, एरोगेंट क्या, वो तो लोगों का परसेप्शन है, बट एट दैट टाइम जब मुझसे किसी ने सवाल पूछा तो हम सच में नहीं जानते थे कि कौन है चंद्रशेखर, क्या है चंद्रशेखर। ऑफ कोर्स धीरे धीरे जैसे जैसे अब इलेक्शन आ रहा है, जिस तरीके से लोगों को मोल्ड किया जा रहा है, जहाँ पे ग्राउंड पे हम देख रहे हैं कि लोग कहाँ किस तरीके से फंसा रहे हैं लोग, तो उसमें उनका नाम अगर निकल के आ रहा है तो वो चीज़ सब नोट करते ही हैं कि अगर हमारे समाज के साथ कुछ गलत हो रहा है तो कौन गलत कर रहा है उसका नोट तो सब लेते ही हैं।
पहली बार आपको मैं शायद पहले भी और कई मौके होंगे, लेकिन राजनीतिक रूप से वायरलिटी का जो टेस्ट पहली बार आपको मेरे ख्याल से मिला होगा जब आपका भाषण चारों तरफ वायरल हो गया। हर आदमी मैं देख रहा हूँ ट्विटर पे कि हर आदमी फॉरवर्ड कर रहा है जी कि ये भाषण सुनना चाहिए, कि एक युवा नेता आया है बीएसपी में और उनका भाषण, और देखिए कितना एग्रेसिव तरीके से, कितना जोश वाले अंदाज में एक भाषण दे रहा है कोई। जी वायरलिटी के इस टेस्ट से का अनुभव, फीलिंग क्या रही आपको? अच्छा लग रहा था? किसी तरह का संशय पैदा हो रहा था कि यार ये तो या ये सोच विचार कर आपने बाकायदा किया था? देखिए, वायरलिटी, अगर हमारा मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने देखा और शेयर किया तो इसका मतलब है कि जो हमने बात रखी वो लोगों को रिलेट करी है, तो उससे हमें कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ, हम सही पॉइंट्स और एजेंडाज़ को लेके, मुद्दों को लेके लोगों के बीच में आए हैं। और यही मुद्दे हमने अपने समाज के लिए सामने रखे थे, बट हमें समझ आ रहा है कि ये मुद्दे बहुजन समाज से निकल उठकर सर्व समाज की प्रॉब्लम्स हैं। चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, वो सबको तकलीफ़ देती है। हेल्थ केयर सबको परेशान करती है। इन अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है। टैक्स पेयर्स का पैसे का मिसयूज़ होना वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और टैक्स पेयर्स का तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि एक कोई अगर एम्प्लॉयमेंट में, फॉर्मल सेक्टर के एम्प्लॉयमेंट में होता है तो उसको तो सैलरी कट के ही मिलती है, उसका तो टैक्स का उसे कोई राइट ही नहीं मिलता कि यार मैं कहीं किसी तरह कोई सेविंग्स क्रिएट कर सकूं, राइट। सो अगर उसको बाय डिफ़ॉल्ट वो टैक्स का पैसा सरकार को देना है और वो सरकार किस तरीके से उसका इस्तेमाल करे तो वो तो ऑफ कोर्स उसको हर्ट करेगा ही करेगा। सो आई फील दैट ये जो पॉइंट्स हमने उठाए हैं, वो वायरलिटी वाले जो पॉइंट आप बता रहे हैं, आई थिंक वो सबको रिलेट किया है। एंड आई फील मोर कॉन्फिडेंट कि हाँ, जो हम मुद्दे लेके जा रहे हैं लोगों के बीच में, वो सही मुद्दों की हम बात कर रहे हैं। ठीक बात। एक और सवाल इसी से जुड़ा, आप खुद अगर चुनाव में उतरते जी, और या अभी भी मौका है, 7 फेज का चुनाव है, आप अभी भी लड़ सकते हैं, तो बनिस्बत उसके क्या स्टार प्रचारक बनना पसंद करेंगे, या आपको लगता है कि एज अ लीडर फ्रंट से लीड करना, एक मिसाल बनाने के लिए आप खुद भी मैदान में उतरेंगे? देखिए, इलेक्शन लड़ना ना लड़ना, बहन जी ने पहले एक बार स्टेटमेंट दिया था कि परिवार से कोई इलेक्शन नहीं लड़ेगा। सो वो स्टेटमेंट आज भी इट्स वैलिड टिल टुडे। हमें आगे भी कभी नहीं हम कोई इलेक्शन लड़ने वाले हैं। हमारा काम लीड करना है, हाँ, डायरेक्शन है, लोगों के बीच में जाकर बहुजन समाज की आइडियोलॉजी को स्प्रेड करना है। सो हम वही चीज़ों को कोशिश करेंगे आगे ले जाने की, और बाकी आगे का समय है, देखेंगे, जैसा बहन जी बताएंगी वैसा वैसा काम किया जाएगा। जी, आपके कंटेंट पे आता हूँ, जो नगीना में भाषण वाले में आपने कहा कि ये उत्तर प्रदेश है, गुजरात नहीं है। सीधे सीधे आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को एक तरह से टारगेट करते हुए कहा कि ये उत्तर प्रदेश, वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में गुजरात को थोपा जा रहा है, या आपको लगा कि आपने बहुत सोच समझकर एक उत्तर प्रदेश की आइडेंटिटी को बढ़ाते हुए, आगे करते हुए, रणनीतिक रूप से इस दांव को खेला है? लगता है आपको कि उत्तर प्रदेश की आइडेंटिटी को अगर हम आगे बढ़ाएं, मतदाताओं के बीच ले जाएं, तो उससे इलेक्टोरल फ़ायदा हो सकता है? और दूसरा, क्या वास्तव में दो गुजराती कुछ इस तरह का थ्रेड बन चुके हैं उत्तर प्रदेश की आइडेंटिटी पर? ये उत्तर प्रदेश एक बहुत डाइवर्स स्टेट है, राइट। अगर आप पॉपुलेशन काउंट भी लेके चलें तो इट इज़, आई थिंक, वन ऑफ द टॉप 10 कंट्रीज़ में आके बैठेगा। उत्तर प्रदेश हैज़ इट्स ओन आइडेंटिटी, दैट्स फॉर अ फैक्ट, कि यहाँ पर आपको सर्व समाज के लोग मिलेंगे, हर रिलीजन के लोग मिलेंगे, और हर कोई अपना रिलीजन एक्सप्रेस कर सकता है। 2007 से 12 में हर किसी ने अपना रिलीजन को एक्सप्रेस किया, अपना फेस्टिवल बनाया है। एंड आई थिंक वही आइडेंटिटी को अगर कोई मोल्ड करना चाहे कि सिर्फ एक ही धर्म है, एक ही रिलीजन है, आई थिंक वो चीज़ सही नहीं है। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी, राइट। भारत जो है उसमें सर्व समाज के लोगों को, हर धर्म को जगह दी है, तो उसको एम्ब्रेस करना, उसको बढ़ावा देना, आई थिंक वो यूपी की एक आई थिंक क्वालिटी है जो हमें एज मोर देन बहुजन समाज, एक भारतीय होके गर्व है उस चीज़ का। सो
हाँ, अगर कोई पर्टिकुलर एक रिलीजन को लोगों पे थोपने का काम करेगा तो वो एक गलत चीज़ है। हर किसी को अपना राइट टू एक्सप्रेशन है, राइट? सो वो अपना रिलीजन एक्सप्रेस करे, अपनी थॉट्स एक्सप्रेस करे। दैट इज़ आई थिंक मिसिंग एज फार एज दिस करंट गवर्नमेंट इज़ कंसर्न। रही बात गुजरात के मॉडल को, आई वॉज टॉकिंग अबाउट जो गुजरात का इकोनॉमिक मॉडल है, जिसके ऊपर मोदी जी ने बहुत अच्छे से उसको एडवर्टाइज या मार्केट किया है, विच आई फील इज़ अ फ्लॉड मॉडल। अगर अनएम्प्लॉयमेंट सबसे हाईएस्ट है इन द लास्ट 47 ईयर्स, आई थिंक दैट मॉडल हैज़ नॉट वर्कड। अगर आई थिंक वो इकोनॉमिकली फेल हो चुका है, राइट? अगर जीडीपी सो टू से unfactually, and I'm being very responsible while saying this, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये जो जीडीपी कैलकुलेशन का मेथड है has changed it. They've changed it. They've changed it since what it was before 2014 to what it is today. So ये जो आर्टिफिशियली जीडीपी को ग्रो करने की बात करी जा रही है, ये भी एक बहुत बड़ा मिसकम्युनिकेशन या मिसलीडिंग तरीका है ग्रोथ दिखाने का। आई थिंक ये जो दो पॉइंट्स हैं ना, इसको जो आप गुजरात मॉडल बोलते हो, इस पे मैंने बोला था कि ये गलत तरीका है। आप अगर लोगों के लिए रोज़गार नहीं जनरेट कर पा रहे, लोग भूखे सो रहे हैं, अगर लोग फ्री राशन की स्कीम पे डिपेंड हो रहे हैं कि हमें खाने पीने के लिए सरकार पे डिपेंड होना पड़ रहा है, तो वो ये ऐसा कैसा गुजरात मॉडल है? आई डोंट अंडरस्टैंड। हम किसी भी गवर्नमेंट को चूज़ करते हैं, वी पुट देम इन पावर बिकॉज वी फील दैट दे विल हेल्प अस स्टैंड, लेट अस स्टैंड ऑन आवर ओन 2 feet, राइट? हम अपने आप अपने पैरों पे सक्षम हो सकें, अपने परिवार को खिला सके, बढ़ा सके। और ये जो राशन वाला जो मामला उठा है ना, आई थिंक ये सबसे बड़ा अटैक है हमारे यूथ को, हमारी समाज को तोड़ने का। अगर किसी को बर्बाद करना हो तो उसे नालायक बना दो। वो कहते हैं ना बड़े लोग कि अगर इसको नालायक बनाना है, इसको बर्बाद करना है, इसको नालायक बना दो, इसे पढ़ने लिखने मत दो, इसको ज़िंदगी भर आराम अयाशी की ज़िंदगी दे दो। अगर बच्चे ने कभी कमाना ही नहीं सीखा है तो कैसे वो कभी अपने पैरों पे खड़ा होगा? आई थिंक दैट्स व्हाट दे हैव अटैक्ड, एंड दैट इज़ very dangerous, not for just one particular caste community. It is dangerous for the country, and that's what I was trying to explain in that point. आपने बहुत कैटेगरिकली ये बात वहाँ पर भी रखी थी, आज बता रहे हैं। इसके बावजूद ऐसे बहुत सारे मौके आए, बहुत सारे मुद्दे हैं जी, जब ये आरोप लगा कि बीएसपी चुप रहती है जी, और उन मुद्दों पर अपना रुख नहीं रखती। वो कहीं न कहीं बीजेपी के साथ अंदर खाने में उसके हाथ मिले हुए हैं, वो टीम बी है। देखिए बी टीम कैसे हम हो सकते हैं, ये बताइए। हम फैक्चुअली बात करते हैं जी, जितने भी प्रत्याशी अभी उतारे गए हैं लोकसभा चुनाव में, उससे किसको फ़ायदा हो रहा है ये आप एज ए जर्नलिस्ट, हमारी वोटर्स खुद देख सकते हैं। जिस तरीके से कांग्रेस और सपा ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, उससे किसको फ़ायदा हो रहा है ये भी आप लोग देख सकते हैं। आई थिंक जो इवैल्यूएशन आप लोग अपने आप करेंगे, उससे आपको पता चल जाएगा कि हु इज़ ट्राइंग टू बेनिफिट हु। हमें तो पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम अपने समाज के लिए, सर्व समाज में से जो कमज़ोर तबका है, पिछड़े समाज के लिए, बहुजन समाज के लोगों के लिए जो प्रतिनिधित्व कर सकता है, उस प्रत्याशी को लोकसभा चुनाव में उतार रहे हैं। पर दूसरी पार्टियों का मैं वो नहीं कह सकता। दूसरी पार्टी किस सोच से वो अपना प्रत्याशी उतार रही हैं, वो मैं उस पर कमेंट नहीं करूँ, वो आप लोग एवेलुएट कर सकते हैं। रही बात कि हम उनकी बातों को मानते हैं या उनको सपोर्ट करते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई और पार्टी इतना वोकल होके कोर इश्यूज़ पे बात करने की कोशिश कर रही है। किसी ने एम्प्लॉयमेंट पे बात नहीं करी, किसी ने टैक्स पेयर मिडिल क्लास के लिए बात नहीं करी, किसी ने सुरक्षा लॉ एंड ऑर्डर पे बात नहीं करी, किसी ने इस फ्री में जो बांटने का वो नया ये धंधा शुरू किया है सरकार ने, इस पे किसी ने सवाल नहीं उठाया है। तो आई थिंक अगर कोई बी टीम होती तो क्यों किसी को ऐसा क्रिटिसाइज करती। हम अपने वोटर्स के लिए, अपने वर्कर्स के लिए, अपने बहुजन समाज के लिए जो बार बार मुद्दे उठा रहे हैं, आई थिंक उनसे क्लियर होता है कि हम किसके साथ खड़े हैं। हम जी किसी पार्टी के साथ नहीं है, हम अपने वोटर्स, हम अपने समर्थकों, अपने समाज के साथ खड़े हैं। एक आपने चूँकि इलेक्शन और कैंडिडेट की बात कही जी, तो ये जो
जिन पहले चरण की उत्तर प्रदेश की 8 सीटें या पहले दूसरे चरण की मिला के जो 16 सीटें हैं, उनके कैंडिडेट्स को अगर हम देखें तो बीएसपी ने 7 मुस्लिम कैंडिडेट, और ये पूरा का पूरा इलाका वो है जो सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश के इलाके में ज़्यादातर उसमें रहती है। तो ये आरोप लगा कि आप जो इंडिया अलायंस है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का अलायंस है, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए आपने पहले तो मुसलमानों के बहुत सारे मुद्दों पर बीएसपी चुप रही 5 साल तक, और अब बहुत सारा टिकट देकर उस वोट को बिखराना चाहती है ताकि बीजेपी को वही जो आरोप फिर से लगा कि अंदर खाने में। एक बात बताइए, 2.5 साल में मुसलमानों के मुद्दों पर किसने बात उठाई? ये तो प्रेस में है। समाजवादी पार्टी से तो एक बार भी कभी भी कोई चीज़ बाहर नहीं निकल के आई। उन्होंने तो अपने अभी मैनिफेस्टो जारी किया, उसमें भी कोई मुस्लिम चेहरा नहीं था। वो हम रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं इधर। अगर किसी पर्टिकुलर रीजन में कोई सब कम्युनिटी का डोमिनेंस है तो उसका रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में होना बहुत ज़रूरी है। बहुजन समाज पार्टी ने हमेशा से रिप्रेजेंटेशन देने की बात करी है, राइट? तो अगर वहाँ पे मुस्लिम डोमिनेटेड कम्युनिटीज़ हैं, मतलब वहाँ पे पॉपुलेशन है मुस्लिम पॉपुलेशन, तो उनका प्रतिनिधित्व होना बहुत ज़रूरी है। तो उसको ध्यान में रख के हमने कैंडिडेट उतारने का काम किया। हम नहीं समझ पाएंगे। पर विनेबिलिटी फैक्टर आपके हक में है वहाँ? बिल्कुल है। अब एक बात बताइए कि कौन कहता है मुस्लिम समाज किसी की जागीर बन गई है? कहीं भाई किसी ने स्टैंप लेके बैठा है क्या कि ये कांग्रेस का वोटर है, ये एसपी का वोटर है? क्या मुस्लिम समाज के पास अपना खुद का माइंड नहीं है? वो अपने आप अपने लिए डिसाइड नहीं कर सकते क्या? भाई उन्हें ठीक लगेगा कि ये मेरा कैंडिडेट जो मेरे लिए खड़ा है आज, वो ठीक है कि नहीं है? भाई आप कैसे बोल सकते हो कि वो किसी का सेट वोटर है? गलत है। आप अब अभी काउंटर क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि अभी आपने मेरे से इंटरव्यू में पहले पूछा कि आकाश और कोई नगीना में उठ के आ रहा है, क्या वो चैलेंज है? मैं आपसे यही पूछता हूँ कि क्या हम अगर किसी मुस्लिम समाज के लोग को खड़ा कर रहे हैं तो क्या हम चैलेंज हो जाते हैं? आई डोंट थिंक सो। इट गोज़ वाइसा वर्सा ना। तो मेरे हिसाब से हम किसी को वो नहीं कर रहे कि हम किसी का वोट काटने की बात कर रहे हैं या हम किसी को बोल रहे हैं कि आपका ही वोटर है ये। आई फील हमने जिन कैंडिडेट्स को खड़ा किया है वहाँ पे उनका रिप्रेजेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है और वी फील कि वो लोग बहुत अच्छे से इस बारी वोट इलेक्शन जीत के आएंगे। तो मेरा बहुत स्वाभाविक सा सवाल इसके बाद रहेगा आपसे कि इस चुनाव में आप बहुजन समाज पार्टी को इस चुनाव से क्या अपेक्षा है, क्या उम्मीद है? नतीजों में आप कहाँ पा रहे हैं कि कहाँ पर जाएंगे? क्या मकसद पूरा करना है? आप देश की राजनीति को भी चलाने की बार बार बात आती है, ये बार बार बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने की भी बात आती है कि वो तो इस सारे परिदृश्य को नज़र में रखते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में आप कहाँ खड़े हैं, कहाँ तक पहुँच रहे हैं 1 जून को? देखिए, पार्टी कहाँ पे खड़ी होगी ये तो वोटर्स डिसाइड करेंगे, और ये तो आप भी मेरे से अच्छे से जानते हैं कि इलेक्शन में लास्ट डे तक कुछ फिक्स नहीं होता है। हम अपने इस इलेक्शन में मुद्दों को लेके जा रहे हैं जो हमें लगता है कि रेलेवेंट हैं, जिन पे बात करना ज़रूरी है, जिनके ऊपर काम करना सरकार को बहुत ज़रूरी है। हम बस ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगर उन मुद्दों पे हमारे वोटर्स, हमारे सपोर्टर्स को समझ आएगा कि हम सही मुद्दे उठा रहे हैं तो हमें ज़रूर वोट जिताने का काम करेंगे और बहुजन समाज पार्टी को देश की राजनीति में एक प्लेटफॉर्म देने का काम करेंगे। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बहन जी को पहली दलित प्रधानमंत्री बनाने की वो इच्छा है। हम सब चाहते हैं, बहुजन समाज पूरा चाहता है कि बहन जी दलित पहली प्रधानमंत्री बने और इस देश को जैसे 2007 से 12 के दौरान उत्तर प्रदेश में एक सर्जन हिताय सर्जन सुखाय की नीति पर चलकर सर्व समाज को सर्विस करने का जो काम किया, जिनको बढ़ाने का काम किया, उसी तरीके से पूरे देश में सर्जन हिताय सर्जन सुखाय की नीति पर चल के सब समाज के लिए काम करने का पूरा कोशिश करें। आपका लक्ष्य ये है कि बहन जी देश की पहली दलित महिला प्रधानमंत्री बने जी, तो बहुत स्वाभाविक रूप से आपको इंडिया अलायंस का हिस्सा होना चाहिए, पर आप तो इंडिया अलायंस से भी लड़ रहे हैं, तो फिर ये लक्ष्य पूरा कैसे कर पाएंगे आप? क्यों इंडिया अलायंस से हमें अलाइड होना चाहिए? इंडिया अलायंस कह रहे हैं,
हाँ जी। आप तो प्रधानमंत्री जी की तरह से बोल रहे हैं इंडिया अलायंस, इंडिया नहीं है वो? क्यों इंडिया है? अच्छा ठीक है, आप मुझे बताइए क्यों इंडिया है। मैं आपसे पूछता हूँ कि इंडिया क्यों है, कौन है उनके साथ? मेरे माँ ममता बाप ने बनर्जी- मेरे माँ बाप ने मेरे- मेरा नाम मेरे- अतुल रख दिया, तो अब आपको आप कहें कि क्यों तुम्हारा नाम अतुल है, ये तो कोई बात नहीं। अब जिन लोगों ने आपने बनाया मुझसे- उसने इंडिया अलायंस रख दिया तो हो गया। नहीं, आप देखिए ममता बनर्जी अलग हैं। हाँ, क्या वो अलग, उसके वो एक बात अपने बताइए, क्या वो problem भारत और का conflict हिस्सा है। नहीं? वेस्ट बंगाल भारत का हिस्सा नहीं है, राइट? साउथ में बहुत से पार्टियां इंडिपेंडेंटली लड़ रही हैं, राइट? बहुजन समाज पार्टी पे ही क्यों ये टैग लगता है कि अगर हम इंडिया अलायंस से अलाइड नहीं हैं तो हम इंडिया के साथ नहीं हैं? ऐसी क्या बात होती है? मतलब तो बाकी मतलब सब आप पॉलिटिकल इंडिया के साथ हैं। पार्टीज बाकी सब पॉलिटिकल पार्टीज अगर अलाइड नहीं होंगी तो वो अपना इंडिपेंडेंट खड़ी हैं, बट अगर हम नहीं होंगे तो वो इंडिया अलायंस या इंडिया के साथ नहीं है। आई एम सॉरी बट ये थोड़ा सा आई फील दैट कि ये सही नहीं है। बहुजन समाज पार्टी एक पर्टिकुलर एजेंडा और ऑब्जेक्टिव के साथ खड़ी है। रही बात कांग्रेस, एसपी, एटलीस्ट एज फार एज यूपी इज कंसर्न, ये लोग जो लड़ रहे हैं, जो मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं, वी डोंट अलाइन विद देम। हमें अपने मुद्दे, हमने बहन जी ने जैसे बताया, हम जैसे बता रहे हैं वो लेके खड़े, तो हमें लगता है कि वो हम उन एजेंडास पे अलाइन नहीं है, तो हम इसलिए उनके साथ नहीं लड़। ओके, ठीक बात है। थोड़ा सा पार्टी और बहुजन समाज की जो राजनीति है, बीएसपी का जो सफर है, उस पर मैं थोड़ा बात जी। पिछली बार जब हम मिले थे, अगर इसमें कोई वो ना हो तो बताऊं, तब इसी ऑफिस में आकाश आनंद की टेबल पे बराक ओबामा की किताब रखी हुई थी जी। और बराक ओबामा को आपने बताया कि पढ़ रहे थे, उनकी लाइफ, उनकी जर्नी, उनकी सफ़र को, और वो एक बड़ी, मैं कहूँगा स्वाभाविक भी चीज़ थी, ज़रूरी भी चीज़ थी कि जिस राजनीति को आप रिप्रेजेंट करते हैं, जिस हाशिए के वंचित समाज को, बहुजन समाज को आप का प्रतिनिधित्व करते हैं, बराक ओबामा उसी तरह के एक जो स्थिति थी उसी हिस्से से आकर उन्होंने दुनिया के सबसे एक ताकतवर स्टेट के राष्ट्रपति के तौर पर अपनी सेवा दी और वहाँ तक पहुँचे। तो जाहिर सी बात है उस तरह की राजनीति दुनिया में करने वाला कोई भी पार्टी हो, व्यक्ति हो, उसके लिए वो एक चेहरा होगा। आज जब मैं यहाँ पर आया हूँ आपका इंटरव्यू करने, तो मेरे सामने ये किताब पड़ी है, ये एलोन मस्क की किताब है, बाई वॉल्टर आइजकसन, उन्होंने लिखी है ये। तो एक तरफ एक बहुत कोर आइडियोलॉजिकल उससे मिलते जुलते चरित्र की पढ़ाई, और दूसरी तरफ एक बहुत हार्ड कोर कैपिटलिस्ट, एक इंडस्ट्रियलिस्ट। इन दोनों रुचियों के बीच में क्या कोई संबंध है, कोई ब्रिज है? देखिए, एक अच्छे लीडर के साथ साथ अगर आपको एक देश चलाना है तो आपको एक हेल्दी कैपिटल माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि रोज़गार जनरेट करने के लिए क्या सही तरीका होगा जिससे सबका उत्थान हो। हाँ, कैपिटलिस्ट होना, अगर उसको आप नेगेटिव कॉनोटेशन में लेके जाएंगे तो हाँ, एक आदमी का वेल्दी होना may be defined as capital. Concentration of wealth may be defined as a negative connotation of capitalism. But हमें लगता है कि अगर हमें नॉलेज सब चीज़ की होगी तो हम एक स्टेबल, सस्टेनेबल और इक्विटेबल स्टेट को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं तो पढ़ाई कैपिटल की भी करूँगा और पॉलिटिकल भी करूँगा। अगर मौका मिला, अगर जनता मौका देगी तो विल बी एबल टू क्रिएट समथिंग ऑफ दैट काइंड जिसमें सबका बेनिफिट हो। और ये मेरा ही नहीं, ये बहन जी का मॉडल ऑफ गवर्नेंस है। अगर आप 2007 से 12 का वो देखें, टेन्योर देखें, तो उसमें वेदर इट वाज रियल एस्टेट डेवलपमेंट, वेदर इट वाज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वेदर इट वाज employment, whether it was GDP growth of the state, healthcare, all of them were moving in a very positive direction while the global economy was going through a recession. Right? So वो चीज़ को achieve करना was a no small feat. I think वो एक कैपिटल माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है, एक डेवलपमेंट माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। आप अगर जितने भी आज की डेट में एक्सप्रेसवे के आप एग्जीक्यूशन देख रहे हैं तो वो ब्लूप्रिंट्स तब के दौरान क्रिएट किए गए थे। जेवर एयरपोर्ट वाज फर्स्ट
बहन जी के टाइम का। बहन जी के टाइम में ही क्रिएट किया गया था। ऑफ कोर्स यूपीए की सरकार और आफ्टर दैट बीजेपी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम पुट इट ऑन होल्ड फॉर देयर ओन रिस्पेक्टिव रीजंस, बट हमें लगता है कि जो डेवलपमेंट का जो आपको लगता कारवा है है, अपना ठप्पा लगाने के लिए गारंटी मोदी जी की हो जाए, इसलिए इतने दिन तक लटका के और अब फिर से जेवर का काम, एयरपोर्ट का काम ये शुरू? मैं नहीं कह रहा, ये अब आप कह रहे हैं। तो अगला सवाल मेरा इसी, क्योंकि बीएसपी एक विचारधारा के तौर पर एक उस समाज को रिप्रेजेंट करते हुए जहाँ से शुरू हुई थी जी, और जिसका पीक हम कहें 2007 था, जब पार्टी को 30% से ऊपर सीटें, मैं उत्तर प्रदेश के ही कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, वैसे जी। प्रेजेंस आप देखें तो उत्तर भारत के लगभग सारे राज्यों में रहा एक टाइम पे, दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, हर जगह रहा है। पर उत्तर प्रदेश चूंकि उस प्रयोगशाला की सबसे सफलता, उसकी सबसे सफलतम प्रयोगशाला रहा, जिसमें 30% से ऊपर वोट पाकर और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। वो विचार लगातार श्रिंक होता गया, 30% से आप 25% पर आए, 25 से 22% पर आए, चुनाव दर चुनाव, और फिर वहाँ से आप 18% हटा, और पिछला जो चुनाव रिसेंट सबसे बीता है उसमें बहुजन समाज पार्टी को 12.88 13% के आसपास वोट आ गए। ये जो एक तो हिंदुत्व का उभार है जो दिख रहा है, क्या सिर्फ एक वजह है? तो एक आइडियोलॉजिकल कन्फ्रंटेशन के तौर पर बहुजन समाज की जो राजनीति थी, जिसको लेकर कांशीराम चले थे, जिसके झंडा वाहक बहन जी बनी, वो क्यों इतनी तेजी से अपनी चमक खो गया कि हम इतना बहुत ड्रास्टिक 30 से 13% पे आते हुए देख रहे हैं सिर्फ 15 साल में? देखिए, ये मूवमेंट जो है बाबा साहब ने जब चालू किया था, फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, उस कॉन्स्टिट्यूशन को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना ऑन ग्राउंड, वो मानेवर साहब का थॉट था। और जब मानेवर साहब जी ने इस मूवमेंट को शुरुआत दी, जब उन्होंने इस मूवमेंट को चालू किया, बहुत समय लगा। इट वाज अ लॉन्ग जर्नी बिफोर 2007। हम आज 15 साल की बात कर रहे हैं, कम से कम 20-22 साल लग गए थे वहाँ तक पहुँचने में। अभी 15 साल हुए हैं। हाँ, मूवमेंट में थोड़ा सा एक I'd say कि थोड़ा सा ब्रेकर आया है, बट आई फील दैट कि जो मुद्दे हम अब उठा रहे हैं, जो मुद्दे हमने पहले भी उठाए थे, जिन पे काम किया था, आई थिंक एक साइकिल आती है किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी एक पॉलिटिकल लाइफ साइकिल में एक साइकिल आती है जहाँ पे एक फिटिक बन जाता है, राइट? वो फिटिक आई थिंक आ गया था क्योंकि वी स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम बिल्डिंग दैट नैरेटिव, बिल्डिंग दैट माइंडसेट फॉर पीपल, और फाइनली जब हमने एग्जीक्यूट किया, येस, अ लॉट ऑफ पीपल बेनिफिटेड आउट ऑफ दैट, बट एक आई थिंक काउंटर इफेक्ट भी क्रिएट हुआ था, तो जिसका हम इफेक्ट अब देख रहे हैं। बट आई थिंक वो फिटिक अब इस पर्टिकुलर नैरेटिव में क्रिएट हो गया, जो हिंदुत्व का नैरेटिव है, अब उसमें क्रिएट हो रहा है। एंड आई थिंक पीपल आर टायर्ड नाउ, दे वांट टू गो बैक टू दैट डेवलपमेंट स्टेज, द डेवलपमेंट फैक्टर। एंड आई थिंक जो बहुजन समाज का जो बहुजन समाज पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, जो थॉट प्रोसेस है, आई थिंक पीपल आर गोना गेट अलाइंड अगेन, एंड विल सी दैट टेकिंग अ शार्प अपटिक in our vote share in the coming years. आप जब एक बहुत जिम्मेदारी की स्थिति में आ गए हैं, पार्टी में एक बड़ा पद आपके जिम्मे है, पूरे प्रदेश के नेताओं से मिलते होंगे और उनसे रणनीतियां बनती होंगी, कभी ये चिंता, ये बर्डन एक विरासत का, लेगेसी का, परफॉर्मेंस का, नंबर्स का, आप कॉन्शियसली उसको सोचते हैं कि कहाँ हमारे पास 20 के करीब, 16 के करीब सांसद हुआ करते थे, कहाँ एक पूरी विधानसभा में हमारा बहुमत था, और आज उस 400 से ऊपर की विधानसभा में हमारे पास एक विधायक है, या हमारे पास 10 सांसद बचे थे पिछली बार और उसमें भी बहुत सारे लोग साथ छोड़ गए। तो ये जो नंबर है, ये सारी चीज़ें प्रेशर बनाती हैं। कभी दिमाग में आपने कॉन्शियसली सोचा हो कि यार इस चीज़ को वापस पाना कितनी बड़ी चुनौती, कितना दुरूह कार्य है? नहीं, आई थिंक जो संघर्ष बहन जी ने और मानेवर साहब जी ने किया है, आई थिंक वो एक प्लेटफॉर्म दे गए, वो एक फाउंडेशन सेट कर गए हैं हमारे लिए। ये जो कारवां है फ्रॉम नाउ 1 to 403, जी मैं 403 का ही लक्ष्य लेके चलूँगा कि 1 से 403 का जो लक्ष्य होगा, इसमें चैलेंजेस आएंगे, बट
प्रेशर नहीं आएगा, हम प्रेशर मुझे नहीं फील होता है। रीज़न भी कि हमारे आसपास हमारे बड़े जो हमें नॉलेज दे के गए हैं और जो बहन जी की डायरेक्शन है, अगर उसको हम सही तरीके से ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूट कर पाए तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी रिलेटिवली कंफर्टेबल वॉक टू अ 403 मार्क। रही बात नंबर्स का प्रेशर या एक वर्चस्व जो हुआ करता था, आज वो थोड़ा सा कम हुआ है। वो मे बी मीडिया या टेलीविजन्स पे थोड़ा सा ज़्यादा फील होता है, बट अगर हम कभी ऑन ग्राउंड मौका मिला आपके साथ बिल्कुल ऑन ग्राउंड घूमने का, तो वो कभी फील नहीं होता है, क्योंकि जो लोगों का प्यार है, जो लोगों का सम्मान है बहन जी के लिए, मान्यवर साहब के लिए, बहुजन समाज पार्टी के लिए, वो आज भी उसी स्तर पे है। तो वो जब लोगों के बीच में हम जाते हैं तो वो प्यार आज भी हमें उतना ही मिलता है जितना 7 में या 10 साल 15 साल पहले मिलता था। वोट में भी दिखता, भरोसा है कि वापस आएगा। बिल्कुल आएगा, और इस बारी दुगनी स्पीड से वापस आएगा। बिकॉज पहले था समझाना कि ये आइडियोलॉजी है, ये तरीका है और इससे ये बेनिफिट होंगे। वो बेनिफिट का उन्होंने वो जब हमने एग्जीक्यूट किया और वो बेनिफिट के उन्हें बेनिफिट्स मिले हैं, जब उन्होंने वो चीज़ एक्सपीरियंस करी, तो वो समझते हैं कि उन्हें क्या वापस मिल सकता है। आई थिंक वो वापस दोबारा से दुगनी स्पीड से वापस आएंगे। थोड़ा सा अब मैं आखिरी हिस्से में है तो एक दो सवाल फिर से मुद्दों की कर लेते हैं जी। आप ऐसा नहीं हो सकता कि हम कोई इंटरव्यू करें और उसमें आप समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का जिक्र ना करें और बात इंटरव्यू उस जिक्र के बिना ख़त्म हो जाए। तो समाजवादी पार्टी आपके लिए सबसे बड़ा वो है, खतरा है या चुनौती है, या भारतीय जनता पार्टी? देखिए, चुनौती जो हमें फील होती है वो कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं होती, वो लोगों के माइंडसेट से होती है कि क्या जो हम बताने की या जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उन्हें वो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आर दे एबल टू सी द राइट प्रॉब्लम्स। हमें तो फील हो रहा है, बट क्योंकि प्रोपेगेंडा इस तरीके से फैलाया जा रहा है कि लोग नहीं समझ पा रहे कि सही गलत क्या है। सपा और अखिलेश के बारे में आपकी क्या राय है? एक युवा नेता के तौर पर, वो भी युवा नेता ही हैं, बहुत ज़्यादा उनकी उम्र नहीं है, एक बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और आप उस रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं, तो उनके बारे में आपकी क्या राय है? पहले तो युवा नेता का ना डेफिनेशन आप लोगों को मुझे समझाना पड़ेगा कि व्हाट इज़ युवा। यूथ क्या हो जाता है? बिकॉज यूथ स्टार्ट्स एट 16 से लेके आप अगर अखिलेश यादव जी हैं और राहुल गांधी जी हैं तो वो 55-60 भी क्रॉस कर जाएगा। सो इफ़ आई वर टू कमेंट, अगर आप मेरे से कैटेगरिकली अखिलेश यादव जी के बारे में पूछ रहे हैं तो देखिए, मतलब मैं व्यक्ति के बारे में, एक नेता के तौर पर और उनकी जो सरकार है, उनकी जो पार्टी, उसके ऊपर कमेंट चाहता हूँ। देखिए, ओरिजिनल थॉट ना किसी भी, चाहे वो समाजवादी पार्टी रही हो या भाजपा रही हो, उनके पास नहीं है। जो बेस फाउंडेशन, जो एक थॉट प्रोसेस था और एक जो एक लेआउट जो क्रिएट किया गया था, ब्लूप्रिंट क्रिएट किया गया था, वो बहन जी के समय में क्या था। ये तो एग्जीक्यूशंस वाली पार्टी रही है। और रही बात लॉ एंड ऑर्डर पे, वो दोनों पार्टियों का कंसर्न रहा है, वेदर अखिलेश जी की सरकार रही हो या अभी योगी जी की सरकार रही हो। पर लॉ एंड ऑर्डर पे हमें पता है कि हम इसलिए ख़राब बोलते हैं क्योंकि हमने देखा है कि अच्छे समय में एक लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से क्रिएट किया जाता है और कैसे कंडक्ट किया जाता है, इसलिए हम उस चीज़ को बड़ी रिस्पॉन्सिबली बोलते हैं। उत्तर प्रदेश के लोग इस एक मुद्दे पर, जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, उस पर जो बहुजन समाज पार्टी का शासन था 2007 से 12 तक, उसको मिसाल के तौर पर मानते हैं। बहन जी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, खासकर क्रिमिनल्स और बाहुबलियों का जो मामला था, उसके खिलाफ एक मिसाल के तौर पर मानते हैं। इसके बावजूद इस समय जो गोली मारने और बुलडोजर चलाने वाली एक परंपरा है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की, उसके बरक्स जो बहुजन समाज पार्टी का तरीका था, उसमें आप क्या अंतर पाते हैं कि कौन सा तरीका सही था, या ये तरीका बेकार है, गड़बड़ है जो अभी चल रहा है? देखिए, एक गवर्नमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कॉन्स्टिट्यूशन को, कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करना, ना कि अपनी सोच तरीके से चीज़ें चलाना। राइट? ये अपनी सोच से कि मैं इसको ऐसे गोली मार दूं, मैं इसका घर उजाड़ दूं, मैं इसका ये कर दूं, ये कोई तरीका नहीं होता लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का। आई थिंक रूल्स आर इन प्लेस फॉर अ सर्टेन रीज़न। आई थिंक दे आर देयर विद वेरी केयरफुल थॉट एंड प्रोसेस बीइंग पुट इन प्लेस। हमें उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। आई थिंक वो बहन जी की सरकार में बहुत बखूबी तरीके से किया गया था।
इन सरकारों में वो चीज़ नहीं हो पा रही है। एंड इसमें क्या है कि डिसएडवांटेज ये है कि हमें नहीं पता कि सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, किसके कौन सही आदमी था जिसके साथ गलत हो गया। राइट, पुलिस को ये मशीनरी के पास पता नहीं है कि आप कैसे तय कर पाएंगे क्या गलत कैसे। जी, अब आपने अपने आप से किसी को गोली मार दिया, अब आप बोलते हो कि ये सही था, आप इसे बोलो इनकाउंटर कर दिया है, तो ये चीज़ आई थिंक कोर्ट हैं, जस्टिस सिस्टम, लॉ एंड ऑर्डर, जस्टिस सिस्टम इज़ इन प्लेस, आई थिंक उनको डिसाइड करने देना चाहिए कि किसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं और किसको नहीं कर सकते। ठीक बात है। और एक रिपोर्ट कुछ दिन पहले की है, मतलब मेरे ख्याल से कुछ साल पहले की है, जिसमें ये बात आई थी कि जब ये उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर्स की पूरी सीरीज चली थी, इसमें बड़ी संख्या में जो इसके पीड़ित थे वो बहुजन, पिछड़ा और मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग थे। तो इसमें ये भी एक चीज़ है जो सायास अनायास अपने से कैसे होती है कि कुछ खास लोगों को टारगेट करती है, ये भी एक सच था। खैर, एकदम आखिरी में चूँकि आपने लॉ एंड ऑर्डर और इस सब की बात छेड़ दी, तो मेरा एकदम आखिरी सवाल है, आप जौनपुर की सीट से आपने बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी को टिकट दे दिया, तो लॉ एंड ऑर्डर पर तो आपका भी इसी तरह से तौला जाएगा जैसे बाकी पार्टियों को, बाहुबलियों को आगे बढ़ाने के लिए तौला जाता है। अब देखिए, अगर लॉ एंड ऑर्डर और उस चीज़ को करें तो बहन जी की सरकार में बहुत फेमस केस है कि हमारे एक सिटिंग एमपी पे बहुत ही डिस्गस्टिंग केस एक्यूजेशंस हुए थे जी। तो बड़े कॉन्फिडेंटली, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर अपहेल्ड किया गया था, तो बहन जी ने उन्हें अपने घर बुलाया, बातचीत करी और वहीं से उनको सीधा जेल भेजा। तो आप आजमगढ़ के एक नेता थे उमाकांत यादव, उनकी बात शायद कर रहे हैं। जी। सो अगर कोई गिल्टी है, अगर कोई गलत है, अगर कोई प्रूव कर दिया गया है कि ये आदमी ने गलत किया है, तो बहन जी उस चीज़ को आज की बात नहीं, पहले भी उन्होंने किया है, उसको अपहेल्ड किया है और आगे भी अपहेल्ड करते रहे। खिलाफ तो केसेस हैं। अगर किसी में प्रूफ गिल्टी कर दिया जाएगा तो उसके हिसाब से पार्टी आगे डिसीजन लेगी। ठीक है जी। तो ये हमारे साथ आकाश आनंद थे। राजनीति में पहली शुरुआत है बहुजन समाज पार्टी का, उत्तर प्रदेश की राजनीति में, भारत की राजनीति में एक खास मुकाम है, रहने वाला है, और आकाश उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। बहुत दुरूह चुनौती है। मैंने नंबर्स का जिक्र किया, पार्टी कहाँ थी, कहाँ पर आज खड़ी है और यहाँ से इन्हें कहाँ ले जाना है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं रहेंगी आकाश आपको कि आप इस चुनौती को पूरा कर पाएँ, इससे आगे बढ़ पाएँ। अनदर इलेक्शन शो का कारवां जारी रहेगा। हमारे न्यूज़ लॉन्ड्री और द न्यूज़ मिनट के तमाम रिपोर्टर्स देश के अलग अलग हिस्सों से आप तक खबरें पहुँचाते रहेंगे, और वो खबरें आप ही की मदद से पहुंचेंगी, बिना किसी विज्ञापन या बिना किसी प्रायोजित कार्यक्रम के, सीधे अपने सब्सक्राइबर्स की मदद से। धन्यवाद। This election season, your right to choose puts you at the heart of it again. We'd like to be your eyes and ears. Choose the journalism and media that serves democracy and you. Simply log on to newslaundry.com/2024 election fund and choose an amount of your choice for the reports of your choice.